नमस्ते बच्चों। आज हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विभिन्न स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन किन किन स्थितियों में उत्पन्न हुआ और किन किन समाजों में यह कैसे कैसे प्रचारित हुआ, उसके बारे में हम इस चैप्टर में इस सेक्शन में हम पढ़ने और उसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले द मूवमेंट इन द टाउन्स। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन बनता है 2.1 का, वो है द मूवमेंट इन द टाउन्स। ठीक है, तो जो टाउन का मतलब सिटीज़ थी, वहाँ पे कैसे मूवमेंट स्प्रेड होता है, फैलता है और उसका क्या रिएक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ प्रारंभ होता है। और वो कब प्रारंभ होता है? जनवरी 1921 में। जनवरी 1921 में प्रारंभ होता है। तो ये एनसीएम और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ प्रारंभ होते हैं, जनवरी 1921 में प्रारंभ होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे, इसका इम्पैक्ट क्या रहा? प्रारंभ होता है तो उसके बाद डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं। क्या है? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का मतलब ये है कि जो समाज में वेरियस ग्रुप्स हैं, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, उन लोगों ने इसका रिएक्शन कैसे किया। डिफरेंट पीपुल डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इसमें बात होती है स्पेसिफिक एस्पिरेशन। किसकी बात की जाती है? स्पेसिफिक एस्पिरेशन की बात की जाती है कि लोगों की उम्मीद अलग अलग थी, लोगों की उम्मीदें अलग थी और डिफरेंट थिंग्स, वो विभिन्न अपने तरीके से आंदोलन को सोचते थे कि ये आंदोलन कैसा चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, जब ये स्टार्ट होता है मूवमेंट, स्टार्ट्स के बाद हमने आपसे असहयोग वाई नॉन कोऑपरेशन जब डिस्कस कर रहे थे, उस समय हमने चर्चा की थी कि हम लोग बाइकॉट, बहिष्कार और इन सब का प्रयोग, इन हथियारों का प्रयोग करके सत्य, ट्रूथ, पावर ऑफ ट्रूथ, वायलेंस यानी वायलेंस का त्याग करके हम लोग नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। जो अनफोल्ड स्टेजेस थे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलने की बात थी, उसमें जो है क्या होता है, सबसे पहले ये मूवमेंट स्टार्ट होता है सिटीज में। कहां स्टार्ट होता है? सिटीज में। सिटीज में सबसे पहले कौन वो भागीदारी करता है? मिडिल क्लास सबसे पहले भागीदारी करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट के रूप में हमने कहा था हम लोग बाइकआउट करेंगे। तो किसका बाइकआउट करेंगे? तो पहला है स्टूडेंट्स ने क्या किया? स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। HM का मतलब है हेडमास्टर्स और टीचर्स ने स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो आते हैं लॉयर्स, उन्होंने कोर्ट का बहिष्कार किया। इस दौरान अगर आप देखें तो मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद देशबंधु चित्तरंजन दास, इन सब लोगों ने क्या किया? कोर्ट का बहिष्कार कर दिया। पूरा देश आंदोलित हो गया। उस लोगों को स्वराज प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने लगे। अपने रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही थी उन सबको हटाने का प्रयास करने लगे। एक तरह से स्वराज का जो पहला मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन जो पहला मूवमेंट था, वो बहुत तेजी से फैलने लगा और यह एक बड़ा मूवमेंट था। किसके बाद बड़ा मूवमेंट था? 1905। कब का? 1905 में हुआ था। कौन सा मूवमेंट हुआ था? उस समय बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद एक मूवमेंट चला था। कौन सा? स्वदेशी मूवमेंट चला था। स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में, आज का जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है, उसको मिलाकर के पहले बंगाल कहा जाता था। तो वो 1905 में वो मूवमेंट चला था। तो इस तरह से बाइकआउट के माध्यम से, फिर उसके बाद उसी समय काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे थे। क्या हो रहे थे? काउंसिल के इलेक्शन। काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषदों के इलेक्शन के चुनाव हो रहे थे। चुनाव में जो है बायकॉट का नारा दिया गया। किसका नारा दिया गया? बायकॉट का नारा दिया गया कि हम पूरे भारत में काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लेकिन वहां पे एक
अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। कौन है? वो है मद्रास। मद्रास में एक पार्टी होती है जस्टिस पार्टी। कौन सी पार्टी होती है? जस्टिस पार्टी। इस पार्टी ने जो है चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। जब चुनाव का बहिष्कार नहीं किया, इसने चुनाव में पार्टिसिपेट किया, चुनाव में पार्टिसिपेट किया। और इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था कि उसने पार्टिसिपेट किया? क्योंकि वो जो है दलित वर्ग का मूवमेंट चला रही थी, पिछड़े वर्ग का मूवमेंट चला रही थी, शोषित वर्ग का मूवमेंट चला रही थी। तो उसने कहा कि जो अधिकार बिना चुनाव के ब्राह्मणों को मिल जाते हैं, वही अधिकार हम काउंसिल में पार्टिसिपेट करके नॉन ब्राह्मण्स को हम दिलाने का प्रयास करेंगे। उसमें ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। फिर उसके बाद हम, ये तो पॉलिटिकल मोर्चे की बात हो गई। अब आते हैं हम इकोनॉमिक मोर्चे पे, फ्रंट पे क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला काम होता है फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। हमने विदेशी वस्तुओं को क्या किया? हमने विदेशी वस्तुओं को प्रयोग करना बंद कर दिया, यूज करना बंद कर दिया। तो जब हम विदेशी वस्तुओं का यूज नहीं करेंगे तो उसका मार्केट क्या होगा? अपने आप कम हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया? लिकर शॉप, जो शराब की दुकानें थी, जो शराब की दुकानें थी, उस पे पिकेटिंग की गई, उस पे पिकेटिंग कर गई। एक तरह से उसको पूर्ण तालाबंदी की बात की गई। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दिखा दिया कि हम किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। फिर उसके बाद फॉरेन क्लोथ्स की बात आती है। फॉरेन क्लोथ्स, विदेशी वस्तुओं के साथ साथ विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की बात आती है। ह्यूज बोनफायर, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। क्या जलाया गया? होली। हम लोग होली क्या है? होली हमारा एक प्रमुख त्यौहार है। होली हमारा एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें हम लोग बुराई को नष्ट करने के प्रतीक के रूप में मनाते हैं और अच्छाई को घर में लाने का प्रयास करते हैं। एक तरह से जो फॉरेन क्लोथ से विदेशी कपड़े थे, वो जो है हमने उनकी होली जलाई और होली जला करके उनको यूज में, प्रयोग में करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद आता है फॉरेन ट्रेड्स। फॉरेन ट्रेड्स की बात आती है। फॉरेन ट्रेड्स में आता है इंडियन टेक्सटाइल और हैंडलूम। जब हमने फॉरेन क्लोथ्स को जो है प्रयोग करना बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया, तो भारतीय इंडियन टेक्सटाइल जो भारतीय कपड़े थे और हैंडलूम, हैंडलूम का मतलब होता है खादी बनाने का, और जो है लोग मतलब स्मॉल लेवल पे जो वर्क किया जाता है कपड़ों से संबंधित, वो सब होता है। तो वो सब क्या हुआ? वेंट अप। वेंट अप का मतलब होता है ग्रो कर गए, उनका मार्केट बढ़ गया। जब हमने फॉरेन क्लोथ्स को जो है क्या किया? हमने फॉरेन क्लोथ्स का बहिष्कार कर दिया। तो 1921 और 1922 के दौरान क्या हुआ? हम 102 करोड़ रुपए के कपड़ों का आयात करते थे, वो गिर करके 57 करोड़ हो गया। ये भी एक ड्रामेटिक चेंज है, ये भी एक ड्रामेटिक चेंज है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ग्रेजुअली इन सिटीज, ग्रेजुअली मतलब एक तरह से जब कुछ समय बीता, जब समय बीता तो क्या हुआ? इसमें स्लो डाउन आने लगा, मूवमेंट में स्लो डाउन आने लगा। धीरे धीरे वो मूवमेंट कम होने लगा, उसका उत्साह धीरे धीरे कम होता दिखाई पड़ रहा था। तो फिर क्या होता है? इसका रीजन क्या था कि मूवमेंट कम होने लगा? इसका रीजन था कि जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, जो ब्रिटिश फॉरेन क्लोथ्स था, और फिर उसके बाद जो है खादी क्या था? खादी ने भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कम होने में। क्यों? क्योंकि खादी एक महंगा कपड़ा है, खादी महंगा है और एक्सपेंसिव है। पुअर पीपुल क्या करेगा? वो खरीद नहीं पाएगा। जब खरीद नहीं पाएगा तो उसका एक तरह से झुकाव किस तरफ जाएगा? ब्रिटिश कपड़ों की तरफ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कपड़े फैक्ट्रियों में बने थे, लार्ज स्केल पे बने थे, इसलिए वो हमारे लिए बेनिफिशियल थे, क्योंकि वो इजिली एक्सेस में थे और हमें चीप रेट में मिलते थे। जबकि खादी क्या था? महंगा था, और अपर क्लास के लिए ही ये संभव था कि उतने महंगे कपड़ों को वो खरीद पाते। तो इस वजह से जो है वहां तो एक पुअर पीपुल का हुआ। फिर उसके बाद ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो थे उनका हमने जो बहिष्कार किया था, वो उसका विकल्प के रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं अवेलेबल हुआ, लेकिन बहुत कम लेवल पे हुआ, बहुत धीरे लेवल पे हुआ। जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे उस समय, जो भारतीय शिक्षण संस्थान, जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है, उसमें काशी विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? काशी विद्यापीठ की, गुजरात विद्यापीठ की और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना
की जाती है जो 1920-1921 के मूवमेंट के दौरान की जाती है, जब हम लोग, लेकिन उसके ये सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि पूरे भारत में अगर आप देखें तो बहुत लार्ज स्केल पे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन खुले हुए थे। उस पैमाने पर हमने जो है भारतीय स्कूलों कॉलेजों की स्थापना नहीं कर पाए, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं कर पाए। इसलिए क्या हुआ, स्टूडेंट फिर से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में आने लगे, लॉयर फिर से कोर्ट की तरफ बढ़ने लगे, जो मजदूर वर्ग था वो फिर से ब्रिटिश रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट था उसमें काम करने लगा, क्योंकि उनके पास कोई वैकल्पिक साधन नहीं था। वैकल्पिक साधन न होने की वजह से ये पूरा का पूरा मूवमेंट आगे शहरों में तो बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे कम होने लगता है। इस तरह से हमने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान डिफरिंग स्टैंड्स विथ डिफरेंट विदाउट इन द मूवमेंट। ठीक है, इसमें हमने जो समराइज कर रहे हैं थोड़ा हम, ठीक है। मूवमेंट में टाउन्स में क्या हुआ, एनसीएम और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ जनवरी 1921 में। फिर स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, सिटीज़ में स्टार्ट हुआ, मिडिल क्लास के द्वारा हुआ। फिर उसमें जो स्टार्ट हुआ मूवमेंट उसमें वेरियस सोशल ग्रुप्स थे और स्पेसिफिक एस्पिरेशंस थी, डिफरेंट थिंग्स थे और डिफरेंट पीपल थे। हर लोगों की उम्मीद उससे अलग अलग थी, ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, हेडमास्टर टीचर्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, लॉयर्स ने कोर्ट को छोड़ दिया, काउंसिल इलेक्शन का बाइकआउट किया गया लेकिन मद्रास में बाइकआउट नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या होता है, फॉरेन गुड्स, लिकर शॉप, इन सब का बहिष्कार किया गया, बाइकआउट किया गया, फॉरेन क्लोथ्स का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। फिर ट्रेड क्या हुआ, ट्रेड भी नीचे गया। तो जो 1921 के दौरान है फॉरेन क्लोथ्स का वो 102 करोड़ से 57 करोड़ हो जाता है। जब ये डिक्लाइन होता है तो इंडियन टेक्सटाइल और हैंडलूम क्या करेगा, ग्रो करेगा, वेंटअप करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुअली सिटीज में ये मूवमेंट स्लो डाउन होने लगता है। और जब स्लो डाउन क्यों होता है, क्योंकि खादी महंगा था, एक्सपेंसिव था, जो पुअर पीपल के लिए अफोर्डेबल नहीं था। जब अफोर्डेबल नहीं होगा तो नो डाउट है कि वो धीरे धीरे हम उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। बैक टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन था उसके बैक पीछे चले आते हैं, उसमें फिर से एडमिशन लेने लगते हैं। क्यों लेने लगते हैं कि हम उनके लिए स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं कर पाते। कुछ विश्वविद्यालयों कुछ विद्यापीठों की स्थापना हो, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। अगले चैप्टर में अगले सेक्शन में जो लेक्चर होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि यह जो है मूवमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे फैला, जनजातीय क्षेत्रों में कैसे फैला, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, नमस्ते।